हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तन्वी एंड आई वेलकम यू ऑल टू बैंकर्स ग्राउंड, जहां पे हम आपको सभी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स की एक बहुत बढ़िया प्रिपरेशन करवाते हैं। तो आज का ये सेशन है आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क एग्जाम के रेफरेंस में। आईबीपीएस आरआरबी का ऑफिस असिस्टेंट या क्लर्क एक ही बात है। तो आरआरबी का ऑफिस असिस्टेंट की नोटिफिकेशन जो है आपकी कुछ समय पहले आई थी और फॉर्म फिलिंग जो है वो अभी रिसेंटली कंप्लीट भी हो चुकी है। तो अब हमें ये देखना है कि इस समय हमारे पास जो ड्यूरेशन है, टाइम है, वो है 60 दिनों का, अप्रोक्सीमेटली 60 डेज का टाइम है। तो ये 60 डेज को हम कैसे यूटिलाइज करें, हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या प्रायोरिटीज हमारी रहने वाली है, ये सारी बातें आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो जो बच्चा आज इस स्ट्रैटेजी को अटेंड करेगा, मेरा वादा है उस बच्चे से, एक एक बात अगर आप मेरी मानने वाले हो तो आपका आरआरबी का फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर हो सकता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का 60 डेज प्लान, जो कि एक बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी जो आपको सिलेक्शन दिलाने में पूरी मदद करेगी। तो बच्चे, पहले तो आपको मैं एग्जाम डेट बताना चाहूंगी। आपके प्रीलिम्स की एग्जाम डेट है 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 13 दिसंबर और 14 दिसंबर। तो डेट्स अगर हम देखें, दिसंबर की डेट्स है ना, और अभी हम अक्टूबर के फर्स्ट वीक में है। तो पूरे पूरे 2 महीने का समय है, जिसमें से अक्टूबर का महीना थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहेगा आपके लिए, क्योंकि सभी त्योहार आपके अक्टूबर में आ रहे हैं। बट ये अच्छी बात है कि अक्टूबर में आप फ्री हो जाओगे, नवंबर में आप पूरी डेडिकेशन से अपनी तैयारी करोगे। तो मतलब इस बार आप सबके एग्जाम के अगर मैं पैटर्न में देखूं तो चीजें काफी आपके फेवर में है। नोटिफिकेशन बहुत पहले आ गई है, फेस्टिवल सारे अक्टूबर में आ रहे हैं, जिससे कि आप जल्दी उनसे फ्री होके अपना तैयारी पे ध्यान दे सकते हैं। ओके, और टाइम आपको अच्छा खासा मिल गया है। तो बच्चे, आपको पहले तो मैं ऑफिस असिस्टेंट के बारे में एग्जाम डेट्स तो मैंने आपको बता दी है। आपको मैं प्रीलिम्स का पैटर्न बताना चाहूंगी। देखिए, प्रीलिम्स में सबसे पहले तो 2 सब्जेक्ट्स है, रीजनिंग और मैथ्स। तो ये एक और फायदा है आपको कि सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, इसके अलावा इंग्लिश, हिंदी, जीके, कंप्यूटर कुछ नहीं पढ़ना। सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर योर ऑफिस असिस्टेंट एग्जामिनेशन। अब आप एक बात समझिए कि 40 सवाल आपको मिलेंगे रीजनिंग के, 40 सवाल आपको मिलेंगे मैथ्स के। टाइम रीजनिंग के लिए मिल रहा है 25 मिनट का, मैथ्स के लिए मिल रहा है 20 मिनट का। टोटल टाइम है 45 मिनट्स। आपका प्रीलिम्स 45 मिनट्स का होगा और कुल मिलाकर 80 क्वेश्चंस आपके पेपर में होंगे। तो पेपर छोटा सा है, प्रीलिम्स आपका ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। 80 क्वेश्चंस का पेपर है, 40-40 रीजनिंग और मैथ्स के सवाल हैं, और टोटल टाइम 45 मिनट्स है, पौने घंटे का पेपर है, जिसमें से रीजनिंग में आपको ज्यादा मिल रहा है। जो बच्चों को थोड़ा लगता है कि मैथ्स में ज्यादा होना चाहिए, बट जो पैटर्न है उसी हिसाब से हमें अपनी स्ट्रैटेजी को बनाना पड़ेगा। रीजनिंग में 25 मिनट मिल रहे हैं और मैथ्स में आपको 20 मिनट मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो आपकी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है, इस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम चेकआउट करें, वो सारा तो आपको मैं बताऊंगी, बट उससे पहले आपको मैं 3 सवालों का जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी हम कोई ऐसा सेशन लेते हैं, बच्चों के 3 डाउट्स जो है वो बड़े कॉमन है। क्या इस पेपर में सेक्शनल कट ऑफ है? बिल्कुल है। आपका मैथ्स का अलग कट ऑफ जाएगा, रीजनिंग का अलग कट ऑफ जाएगा, और जो आपका ऐड करके टोटल बनेगा, ओवरऑल कट ऑफ भी है। आपको टोटल भी क्वालिफाई करना है और आपको सेक्शन वाइज भी क्वालिफाई करना है। क्या इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं उसके नंबर नहीं कटते, पर अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपका आंसर गलत आ रहा है तो उसके 1/4 जो है मार्क्स कटेंगे उन स्कोर्स में से जो स्कोर आपके सही जवाब के हैं। ओके, तो ये 3 सवालों के जवाब आई होप आपको मिल गए होंगे। मान लीजिए आपने 12 सवाल किए हैं, 12 में से आपके 10 सही हैं और 2 गलत है ना, तो 10 नंबर तो आपके सही के हो गए। 2 सवाल जो गलत हुए हैं उसका आधा नंबर कम होगा, यानी स्कोर बनेगा 9.5। तो ये आपका रहता है सेक्शनल कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ और आपका नेगेटिव मार्किंग। अब मुझे आपको ये बताना है कि आपको पहले तो सिलेबस जो है, रीजनिंग का सिलेबस जो है वो क्या क्या है।
क्या चीजें कितनी वेटेज की आपकी पेपर में रहने वाली हैं और कैसे हमें उनका टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए एक बार सिलेबस देख लीजिए, आपका इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन आते हैं, आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, अल्फा न्यूमेरिक पजल, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स वाले सवाल, ठीक है। उसके बाद, हाँ जी, उसके बाद आपके जो हैं डायरेक्शंस के क्वेश्चंस, कंपैरिजन ऑफ रैंक, और आपका पजल्स एंड अरेंजमेंट्स। देखिए ये सारे सवाल हैं, एक एक करके मैं हर चीज में आपको बताऊंगी कौन सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। पर्टिकुलरली हर चैप्टर में एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जो आपके पेपर में कवर होता है। इनइक्वालिटीज, ग्रेटर स्मॉलर इक्वल वाले जो सवाल होते हैं, क्योंकि असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपके सॉरी 2 क्वेश्चन नहीं, आपका 2 कंक्लूजन होंगे, क्योंकि असिस्टेंट में ज्यादा बड़ा सवाल वो आपको नहीं देते हैं। तो इनइक्वालिटी के 3 या 5 सवाल आपके पेपर में रहेंगे, ओके। कोडिंग डिकोडिंग में आता है आपका चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, वो जो आपको दिया होता है ना, एक स्टेटमेंट है और आगे बोलेगा इट इज कोडेड एज का ला पा, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपको आते हैं कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है। सिलोगिज्म, सिलोगिज्म में ओनली अ फ्यू अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ओनली अ फ्यू जरूर आता है, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, असिस्टेंट में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ब्लड रिलेशन, मान लो 7-8 लोग दे दिए फैमिली के, और वो बोलेगा ये इसका फादर है, ये इसकी मदर है, आप एक डायग्राम बनाओगे और डायग्राम में फिर पूछेगा बताइए हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, एच रिलेटेड टू के, इस तरीके का सवाल। अल्फा न्यूमेरिक सिंबल में 3 टाइप के सवाल होते हैं, और ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपके ऑफिसर में नहीं आता है, ये आता है आपके असिस्टेंट के एग्जाम में। देखिए एक तो आपके ये वाले क्वेश्चन होते हैं जैसे 5, 9, ए, पी, डॉलर के, कॉपीराइट, हैश, ऐसे एक सीरीज दी होती है, और उस सीरीज में आपको नीचे 4 या 5 सवाल दिए होंगे, जैसे कि हाउ मेनी लेटर्स आर प्रिसीडेड बाय वॉवल एंड फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, इस टाइप का। ऑड वन आउट, या फिर कौन सा एलिमेंट है जो 5th लेफ्ट है किसके, जो 10th फ्रॉम द राइट है ना। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो कि बेस्ड होंगे आपके अल्फाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स के सीरीज पे, ओके। तो ये 5 सवाल इसके आते हैं। या फिर कैट, मैट, रैट, इस तरह से कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, और फिर आपको इन वर्ड्स में वो क्या बोलता है कि इसके फर्स्ट लेटर में आपने +1 किया, लास्ट लेटर में -1 किया, बताइए कितने वॉवल्स है, कितने कॉन्सोनेंट्स है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपने कवर किए हैं। तो ये वाले आते हैं, या तो ये या फिर ये। और तीसरा है नंबर वाला, 592, 456, 312, है ना, इस तरह से कुछ नंबर्स होते हैं, और बोलेगा कि फर्स्ट और सेकंड डिजिट को हमने इंटरचेंज किया, और फिर बताइए सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा। तो इस टाइप के अलग अलग टाइप के 4-5 सवाल बनते हैं। ये आ रहा है तो इसके 5 सवाल, ऐसा आ रहा है तो इसके ऊपर बेस्ड होंगे 5 सवाल, ऐसा आ रहा है तो इसके ऊपर बेस्ड होंगे 5 सवाल। तो ये अल्फा न्यूमेरिक सिंबल वाले ये कुछ क्वेश्चंस है। डायरेक्शंस का भी कुछ इस प्रकार होता है कि 7-8 पॉइंट्स दे देगा, ये पॉइंट इसके नॉर्थ में है इतना किलोमीटर, ये पॉइंट इसके साउथ में है इतना किलोमीटर, कुछ इस तरीके का आपका डायग्राम बनेगा। फिर पूछेगा बताइए वेयर इज पॉइंट डी विद रिस्पेक्ट टू एच, डायरेक्शन पूछेगा या डिस्टेंस पूछेगा तो एक डायग्राम सिंपल सा बनता है इस टाइप का डायरेक्शंस का। कंपैरिजन ऑफ रैंक, कंपैरिजन ऑफ रैंक को हम छोटी पजल भी बोलते हैं, जिसमें कि आपको बोलता है कि ए इज टॉलर देन बी, 2 पर्सन आर शॉर्टर देन सी, सेकेंड टॉलेस्ट जो है उसकी इतनी हाइट है, थर्ड शॉर्टेस्ट की इतनी हाइट है। तो बताइए ये हाइट किसकी हो सकती है, सबसे टॉलेस्ट कौन है, सबसे शॉर्टेस्ट कौन है, ये वाले क्वेश्चन।
तो इसके 2 से 3 नंबर के सवाल आ जाते हैं, और बाकी है आपका पजल्स एंड अरेंजमेंट्स। तो अगर मैं इनकी वेटेज आपको बताऊं, देखिए इनइक्वालिटीज के 3 से 5 सवाल, कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 5 सवाल, सिलॉगिज्म के भी 3 से 5 सवाल, ब्लड रिलेशन के 3, डायरेक्शंस के 3, कंपैरिजन ऑफ रैंक के 3, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सिंबल की अगर मैं बात करूं, तो अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 3 टाइप के हैं, या तो मतलब इनमें से कोई एक टाइप आएगी, एनी वन, तो यानी 5 सवाल उसके, जो भी टाइप आ रही है उसके 5 सवाल, ठीक है। ये सब तो आता ही आता है, इसके अलावा थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं। हाँ जी, इसके बाद आपके कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कौन कौन सा आता है। देखो, आपको जो बच्चा ये सेशन देख रहा है ना, पूरा पेपर एक तरह से आपको पता लग रहा है, तो ध्यान से ये बातें ये सारी नोट कर लो कि कोई टाइप का क्वेश्चन आपसे मिस ना हो जाए। मिसलेनियस में एक तो आपका होता है हाउ मेनी पेयर वाला, हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स, या फिर आपको बोलेगा डिजिट्स, या तो लेटर्स या फिर डिजिट्स, ठीक है, ये वाला। एक होता है मीनिंगफुल वर्ड, कि आपको एक बड़ा सा वर्ड दे देगा और कहेगा कि इसका जो आपका सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एथ उठाइए और उससे बताइए क्या कोई मीनिंगफुल लेटर बन रहा है, ये वाला क्वेश्चन। एक आपका होता है ऑड वन आउट, आपको नीचे ऑप्शंस में कुछ कुछ अल्फाबेट्स दिए हैं और आपको बोलेगा कि बताइए इनमें से ऑड कौन सा है। सब में +2+2 हो रहा है, एक में +2+3 हो रहा होगा, तो वो ऑड वन आउट होगा, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो मिसलेनियस के ये 3 सवाल भी आपके पेपर में रहते हैं, ठीक है। किसी के 3 आ रहे हैं, किसी स्लॉट में 2 आ रहे हैं। अब अगर आप मुझे ये बोलोगे कि मैम आपने तो जो वेटेज बताई है वो तो ऐड अगर मैं करूं वो तो 40 से ऊपर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि अच्छा पजल अरेंजमेंट्स तो मैंने अभी बताया ही नहीं। पजल्स अरेंजमेंट्स के आपके 15 से 20 सवाल, ठीक है। तो अगर आप ये नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मैं बता रही हूं इनको ऐड करोगे, ये 40 से ज्यादा जा रहा है। एक्चुअली आपका पेपर 4 दिन होगा और एक दिन की 4 शिफ्ट होंगी, और अगर एक दिन में 4 शिफ्ट हैं तो सभी मतलब आप एक तरह से लगा लो 16 शिफ्ट्स में पेपर हो गया। एक दिन में 4 शिफ्ट और 4 दिन अगर पेपर हो रहा है तो 16 स्लॉट्स में पेपर हो रहा है। तो क्या 16 के 16 स्लॉट सेम रहेंगे? नहीं, किसी स्लॉट में चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है, उससे अगले स्लॉट में वो कोडिंग डिकोडिंग की जगह सिलॉगिज्म डाल रहे हैं, अगले स्लॉट में सिलॉगिज्म की जगह वो इनइक्वालिटीज डाल रहे हैं। तो वो कुछ कुछ चेंज करते रहते हैं अगले अगले स्लॉट में, बट ओवरऑल अगर हम सभी स्लॉट्स को जोड़ें तो ये सारे सवाल आपके बनते हैं। अगर मैं सभी स्लॉट्स को जोड़कर देखूं तो आपके जो जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो ये सारी टाइप्स है जो मैंने आपको अभी बताई है। और क्योंकि ये असिस्टेंट का पेपर है तो पजल ज्यादा नहीं आती, ऑफिसर में पजल थोड़ी ज्यादा आ जाती है। इसमें वैसे 15 ही सवाल रहते हैं। थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट में मैंने ऑब्जर्व किया है कि आपके जो है कई बार वो 20 सवाल पजल और अरेंजमेंट के डाल देते हैं, ठीक है। तो बट आधे से ज्यादा तो चांसेस कम है, क्योंकि वो आपके ऑफिसर में पजल और अरेंजमेंट जो है वो थोड़ी ज्यादा आती है, क्योंकि ये आपका क्लेरिकल एग्जाम है। यहाँ पे आपकी पजल और अरेंजमेंट थोड़ा कम होगी, या तो आधी मतलब 40 सवाल है तो या तो 20 सवाल या फिर 15 सवाल, 15 से कम नहीं होंगे, या 15 या 20 पजल और अरेंजमेंट्स के। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पजल और अरेंजमेंट्स में भी बहुत सारी टाइप्स है, तो वो सारी टाइप्स आपको मैं बता रही हूँ सो दैट आप एक बार चेक कर लो कि आपको कौन कौन सी टाइप कवर करनी है। कई बार आप कोई टाइप मिस आउट कर देते और पेपर में याद आता अरे मैंने तो ये टाइप ही नहीं करी, है ना। तो एक बार चेक करते हैं कौन कौन सी टाइप्स है आपकी। पजल्स एंड अरेंजमेंट्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो फ्लोर एंड फ्लैट। फ्लोर और फ्लैट का क्वेश्चन बहुत कॉमन है। बॉक्स वाला, 7 बॉक्सेस एक के ऊपर एक पड़ा है। डेजिग्नेशंस वाला, आपको लोगों के डेजिग्नेशन दे देगा कि ये सीनियर है, ये जूनियर है ना। आपको उनको सीक्वेंस में लिखना होगा और अरेंज करना होगा, ठीक है। या फिर डेट्स वाला, या फिर डेज वाला, ठीक है, या फिर डेट एंड मंथ वाला। या तो मंडे टू संडे आपको सॉल्व करनी है पजल, या फिर डेट्स दे देगा, 6 डेट्स है उनको सीक्वेंस में सॉल्व करना है, या फिर डेट और मंथ दे देगा कि ये 4 महीने हैं और हर महीने की ये 2 तारीख है तो 8 का सीक्वेंस बनेगा।
ये वाली पजल है ना। और इसके बाद हाँ जी, पजल्स में तो ज्यादातर आपके यही वाली पजल्स रहती है। उसके बाद एक आपका अरेंजमेंट में अनसर्टेन नंबर का आता है, अनसर्टेन नंबर, कि आपको एक लाइन में कहेगा कुछ लोग बैठे हैं, कितने बैठे हैं ये नहीं बताएगा, वो आपको सॉल्व करना होगा। या फिर पैरेलल रो, पैरेलल रो का, ठीक है, या फिर सर्कल वाला, या फिर स्क्वायर वाला। सिंपल सा सर्कल और स्क्वायर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। और सर्कल में भी और स्क्वायर में भी आपका मिक्स स्पेसिंग का भी कर लेना, मिक्स स्पेसिंग भी कर लेना, ठीक है। और या फिर आपका आता है एक सिंगल रो का सवाल, उसमें भी आपको मिक्स स्पेसिंग करना है। सिंगल रो का क्वेश्चन अगर आ रहा है कि मान लो 8 लोग जो है वो एक रो में बैठे हैं, है ना, और आपको बोलेगा कि इनमें से कुछ लोग नॉर्थ फेसिंग है, कुछ लोग साउथ फेसिंग है, तो वो वाले क्वेश्चन भी आते हैं। पर पजल आसान होगी, असिस्टेंट की पजल आसान होगी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया सारी टाइप्स। अब बेसिकली आपको क्या करना है, देखिए अभी अगर हम देखें अक्टूबर का मंथ आपका फेस्टिवल्स का मंथ है ना, तो आपको बेसिकली 31 अक्टूबर तक, टिल 31 अक्टूबर आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करना, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, 31 अक्टूबर तक आपके फेस्टिवल्स भी हो जाएंगे, साथ साथ सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। इतना काम 31 अक्टूबर तक आप कर लेना। उसके बाद आपका जो नवंबर का मंथ है, ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं टिल 10th नवंबर आपको करने हैं PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको पिछले 7 से 8 साल के IBPS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसमें आपके सारे चैप्टर्स भी रिवाइज हो जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपको 10 दिन में करने। अब ये जो 10 दिन है इनमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, डिस्टर्बेंस वाला टाइम आपको अक्टूबर में ही है, तो तब आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करो। अक्टूबर के मंथ में अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है। नवंबर का महीना आपका जो है वो स्पीड के ऊपर जाएगा, क्योंकि देखिए जब आप चैप्टर करेंगे उससे आपकी बनती है अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे स्पीड पे ध्यान ना देखना, वैसे भी आपका माइंडसेट थोड़ा फेस्टिवल्स की वजह से इतना होगा नहीं कि आप स्पीड पे ध्यान दे सके। तो 10 नवंबर तक का जो टाइम है ना, और उससे आगे का जो टाइम है वो आपका स्पीड के ऊपर होगा। स्पीड क्यों? क्योंकि ये है असिस्टेंट का पेपर, और असिस्टेंट का पेपर जो है वहां पे आपको स्पीड अच्छी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, आउट ऑफ 80-70s में कट ऑफ जाती है। आपके असिस्टेंट के पेपर में आपको 100% अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं आ रहा, क्वेश्चन आसान आ रहा है, क्वेश्चन आसान आता है असिस्टेंट में। पूरा अटेम्प्ट जो बच्चा करता है या फिर एक दो क्वेश्चन छूटते हैं जिस बच्चे के, उसके चांसेस ज्यादा ब्राइट होते हैं पेपर क्लियर होने के। और उसके लिए आपको अपनी स्पीड सुधारनी है। स्पीड तभी सुधरेगी जब आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो जिन बच्चों का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है वो भी, और जिनका कंप्लीट हुआ है वो रिवाइज कर लेंगे, बट आपको 31 तक सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग को सुधारना है, क्योंकि बच्चे सीधा मॉक टेस्ट शुरू कर देते हैं। 2-3 चैप्टर में क्लैरिटी नहीं है और मॉक टेस्ट शुरू कर दिए, उससे थोड़ा स्पीड का एनालिसिस होता है। पहले एक एक चैप्टर अच्छे से क्लियर कर लो, ठीक है। तो 10 नवंबर तक आपने क्या किया, आपने खूब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए। आप मेरी बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजोन पे आपको मेरी बुक मिल जाएगी PYQs की। ओके, PYQs की आपको जो है अमेजोन से मेरी बुक मिल जाएगी। आप उस बुक को लीजिए, मैंने उसमें आपके IBPS के सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं और उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है, डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेंगे। और उसके बाद 10 नवंबर के बाद का जो टाइम है, 10 से लेकर 30 नवंबर तक का, 11 से लेकर 30 नवंबर तक का जो टाइम है, ये है मॉक टेस्ट का। अब जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, क्योंकि प्रीलिम्स में आपका सब्जेक्ट्स आपने देखा सिर्फ 2 हैं, मैथ्स और रीजनिंग, है ना, तो 2 ही सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं। तो यहाँ पे 11 से 30 नवंबर का जो टाइम है, आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट कितनी देर का है, 45 मिनट्स का। तो क्या पूरे दिन में सिर्फ 45 मिनट्स लगाओगे? नहीं, आप दिन में कोशिश करिए, ट्राई डेली 2 मॉक्स,
रोज 2 मॉक करने की कोशिश करिए। अब बच्चों का सवाल आता है मॉक कहाँ से करें? देखो मॉक टेस्ट अगर आप सोचो कि मैं बताऊं यहां से कर लो, आपको कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जो इतने सारे मॉक टेस्ट दे देगा। और मैं कभी बच्चों को ये सजेस्ट भी नहीं करती हूँ कि आप एक ही प्लेटफॉर्म से मॉक करो। आप सभी प्लेटफॉर्म, जितने बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है उनके मॉक टेस्ट उठाइए, ठीक है, और वो सॉल्व करिए। और अगर आपको रोज के 2 करने हैं और ये टाइम है, देखो ये 20 दिन का समय है, तो 40 मॉक बनते हैं और अभी आपका 6 को पेपर शुरू है। तो आप एक तरह से लगा लो 50, 60, 70 मॉक टेस्ट आपके हो सकते हैं टिल एग्जाम। तो 70 मॉक टेस्ट तो आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं देगा, ठीक है। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट उठाइए। हाँ, उस प्लेटफॉर्म को उठा लीजिए जहां पे ज्यादा मॉक्स मिल रहे हैं, ताकि आपको कम से कम प्लेटफॉर्म्स पे जाना पड़े। तो आप जो है 2 मॉक कोशिश करिए, नहीं तो कम से कम एक तो डेली होना चाहिए। फिर भी कितना टाइम हुआ? 1.5 घंटा, है ना, 1.5 घंटा ही तो हुआ। अब आपका देखो 45 मिनट्स में फर्स्ट मॉक में स्कोर कम होगा, सेकंड में कम होगा, थर्ड में कम होगा, डिमोटिवेट नहीं होना। आपके चौथे, पांचवें, छठे दिन जाके स्कोर में सुधार आएगा। तो कई बच्चे 2 मॉक टेस्ट देते हैं, स्कोर कम देखते हैं, वहीं पे छोड़ देते हैं। इतनी जल्दी होपलेस नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि अब आप स्पीड बढ़ा रहे हो। स्पीड बढ़ाने के लिए मॉक टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। इसके अलावा आपने क्या करना है? हाँ जी, पजल सॉल्व करनी है, पजल्स और अरेंजमेंट्स, ठीक है। डेली 5 सवाल करो पजल्स और अरेंजमेंट्स के, हर रोज 2 मॉक टेस्ट, 5 पजल और अरेंजमेंट। क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूं असिस्टेंट में प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, तभी 100% अटेम्प्ट करोगे। और स्पीड बढ़ाने वाले काम से पहले सिलेबस जो है वो अच्छे से कंप्लीट कर लो। जिन बच्चों को ब्लड रिलेशन में कंफ्यूजन है उसको अच्छे से रिवाइज करिए, ताकि जब आप ये वाला काम कर रहे हैं तब तक आपका हर चैप्टर जो है वो अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला काम जो आप करोगे, ये आपका जब भी पेपर है, वैसे तो मैंने 30 नवंबर लिखा है, पर जिसका 6 को पेपर है या जो जो डेट्स को पेपर है तब तक आपने ये काम कंटिन्यूड रखना है, राइट। अब बात करते हैं टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की। हाँ जी, टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? आपका पेपर है 25 मिनट का, रीजनिंग जो है वो 25 मिनट की आएगी। मैं इस 25 मिनट को 10 मिनट, बारह मिनट और 13 मिनट में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। 13 मिनट्स जो है वो मैं आपको दे रही हूँ पजल्स और अरेंजमेंट्स के लिए, और बाकी का 12 मिनट जो है रेस्ट ऑफ द रीजनिंग। देखिए, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन करोगे 5 सेकंड में आंसर आता है। ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शंस, कंपैरिजन ऑफ रैंक, हाउ मेनी पेयर, ये सारी चीजें जो है जो आपके पेपर में, अगर मैं बताऊं नंबर ऑफ क्वेश्चन इनका कितना होगा, हाँ जी, इनकी आपकी वेटेज जो है वो कितनी होगी? देखिए, आपके 20 सवाल होंगे, 20 से 25 क्वेश्चन, ओके। वैसे 20 ही होते हैं ज्यादातर, ओके। तो 12 मिनट जो है आपका जो है वो क्वेश्चन हो जाएंगे इन्हीं, क्योंकि ये 1 मिनट के अंदर होने वाले हैं। तो आप 1 मिनट में, जैसे इनइक्वालिटी का उठा लिया तो 3 क्वेश्चन आए हैं पेपर में, कितना 30-40 सेकेंड लगेगा, है ना। तो करते करते ये 20-25 क्वेश्चन जो हैं आपके पेपर के, है ना, वो सारे के सारे आपके 12 मिनट में हो जाएंगे। रही बात 13 मिनट्स फॉर पजल्स एंड अरेंजमेंट्स, देखो पजल इतनी मुश्किल आती नहीं है क्योंकि असिस्टेंट का पेपर है। तो आपकी जो एक क्वेश्चन है, और हर पजल सेम डिफिकल्टी लेवल की नहीं होती है, कोई बहुत आसान है, कोई बहुत इजी है, कोई मॉडरेट लेवल की है, ऐसा रहता है। तो एक पजल, अगर मैं असिस्टेंट वाले पेपर की पजल की बात कर रही हूं, तो एक पजल को करने में आपको 1 मिनट भी लग सकता है, 2 मिनट भी लग सकता है, और ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट भी लग सकता है। मैंने इसको बहुत कम टाइम दिया, पजल को बहुत ज्यादा दिया, ताकि आपको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। तो आपका 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट। तो अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पजल के, है ना, 15 या 20, 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मतलब 3 सेट है, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 4 सेट है। तो एक सेट को आपने मान लो 3 मिनट में किया, कोई एक सेट है वो इजी था, 2 मिनट में हो गया। तो कुल मिला के हार्डली 10 मिनट लगेंगे आपको पजल्स करने में, पर फिर भी मैंने 3 मिनट एक्स्ट्रा दिए, ठीक है। 10 मिनट में आपकी पजल हो जाएगी,
ओके, बट फिर भी मैं 3 मिनट्स एक्स्ट्रा बोनस दे रही हूँ। वो इसलिए दे रही हूँ, एक तो पजल्स में अगर आप थोड़ा ज्यादा टाइम लेकर चलोगे आपको एक मेंटल स्ट्रेस कम होगा। दूसरा, आपको पजल्स बाद में उठानी है, पहले आप ये वाली रीजनिंग सॉल्व करोगे, ठीक है, क्योंकि पजल्स में अटकने के चांसेस होते हैं। ये वाली रीजनिंग करोगे, मान लो 12 मिनट में नहीं हो रही है, मान लो 12 मिनट में नहीं हो रही है, तो 20-25 में से मान लो 18 सवाल हो गए, है ना, तो आप फटाफट से पजल्स करोगे। अब 13 मिनट पजल्स के हैं, है ना, 10 मिनट में आपकी पजल्स हो गई, 3 मिनट बचे, तो अब जो क्वेश्चन यहाँ के बचे हुए हैं वो फटाफट हो जाएंगे। तो प्रायोरिटी वाइज चलिए, पहले आप ये वाली रीजनिंग करिए, ठीक है, फिर पजल्स करिए। और पजल में मैं ज्यादा टाइम इसलिए दे रही हूँ ताकि अगर आपको 13 मिनट लग रहे हैं तो लग जाएं, ठीक है, और अगर टाइम बच रहा है, जो कि बहुत ज्यादा चांसेस है बचेगा, तो वो टाइम जो है आप इनमें बचे हुए सवालों पे लगा सकते हो। बट पजल्स को अगर पहले करोगे तो प्रॉब्लम है, तो क्या होता है, अटक सकते हो, और हो सकता है कि आपके 5 मिनट खत्म हो गए और अटेम्प्ट आपका 0 है, तो वो चीजें बहुत पैनिक क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से जब आप ये मॉक्स करोगे ना, ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रही हूँ, ये मॉक्स जब आप करोगे, आपने ये सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करके देखना है। हर मॉक में स्ट्रैटेजी बदल बदल के देखिए, तो आपको खुद को एनालिसिस होगा कि आपकी कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट है। वैसे तो मैंने आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी बताई है, बट आप थोड़ा सा खुद भी वर्कआउट कर सकते हैं। एक में पजल पहले करके देखो, एक में बाकी की रीजनिंग पहले करके देखो, कंपेयर करो कि आपको जो है कौन सी स्ट्रैटेजी जो है उससे ज्यादा अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपने ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और ये सेशन जो मैंने लिया है मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर करिए, ताकि वो सब जो है इस सेशन की मदद से अपना एक प्रायोरिटाइज कर सके कि कैसे पढ़ना है, कब तक क्या कंप्लीट करना है, क्या टारगेट है ना। वो चीजें क्लियर होगी तो तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से होगी। और जिन बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट है, ये मत सोचिए फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं पेपर क्लियर होने के। तो वो मन से निकाल दो कि पहला अटेम्प्ट है, पेपर क्लियर नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास सफिशिएंट टाइम भी है, सिलेबस भी ज्यादा नहीं है, मैथ्स और रीजनिंग ही करना है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट है। बट प्रैक्टिस 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 वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन मुश्किल नहीं आ रहा आपके पेपर में। ओके, तो चलिए सेशन को एंड करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि हमारा आरआरबी का एक स्पेशल बैच जो है, जिसमें कि हम पीओ क्लर्क के प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं। आप इस बैच को 999 में परचेज कर सकते हैं, जिसमें कि हम आपको लाइव क्लासेस भी दे रहे हैं और रिकॉर्डेड क्लासेस भी दे रहे हैं। और ये हमारी पूरी टीम है जो आपको इस बढ़िया से बैच में प्रिपरेशन करवाने वाली है। ओके, सो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी कि बैंकर्स ग्राउंड पे रोज सुबह 10 बजे मेरी रीजनिंग की क्लास होती है, जरूर अटेंड किया करो, जिससे कि आपका रीजनिंग का स्कोर जो है और रीजनिंग का हर टाइप का क्वेश्चन जो है वो सब कुछ आप कर सको। तो टाइम नोट कर लीजिए, बैंकर्स ग्राउंड पे हर रोज सुबह 10 बजे रीजनिंग की क्लासेस मैं ले रही हूँ, जो कि आपके बैंकिंग एग्जाम्स के स्कोर को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करेगी। थैंक यू सो मच। एंड साथ ही साथ आपको मैं कहना चाहूंगी कि ये अक्टूबर का मंथ जो है फेस्टिवल्स का मंथ है, वेस्ट मत होने देना। इस मंथ में आपको सिलेबस एटलीस्ट कंप्लीट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।